टॉपिक हम आपके लिए लेके आए वो फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ के बारे में है और इसमें हम आपको बताएंगे कि चेक जो है वो किस तरह लिखा जाता है। काफ़ी लोगों को पढ़े लिखे होने के बावजूद एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता कि चेक को कैसे लिखना है और इस रेफरेंस से फिर वो काफ़ी गलतियां करते हैं और सब्सिक्वेंटली उनके साथ बैंक में फ्रॉड होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। मेरी आज ये ख्वाहिश होगी कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और इसमें आपको जो नॉलेज दिया जाएगा इसको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें और इसके बाद आप अपने फ्रॉड को इंशाल्लाह 99% मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि चेक लिखने का असल तरीका क्या है और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। जी तो व्यूअर्स, ये एक ऑर्डिनरी चेक हमने लिया एग्जाम्पल के लिए और इसके लिखने के लिए हम लेड पेंसिल यूज़ करेंगे। लेकिन ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में पेंसिल से जो लिखा हुआ चेक है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसके लिए नॉर्मली बॉल पेन या इंक पेन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो इंक आपने जनरली एक्सेप्टेबल इंक है वो ब्लैक और ब्लू है। आप ग्रीन और रेड इंक इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि ग्रीन इंक जो है वो बैंक्स में ऑडिटर्स यूज़ करते हैं और जो जो रेड इंक है वो बैंक का ऑपरेशन स्टाफ यूज़ करता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो चेक्स को रेगुलेट करता है वो लॉ कौन सा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और इंडिया में जो चेक्स को लॉ रेगुलेट करता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 है। हम लॉ की टेक्निकलिटी में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो आम बंदों की ज़रूरत के लिए वो सब्जेक्ट नहीं है। अलबत्ता अगर आपको कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर उसके ऊपर ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। यहाँ पे चूँकि हम टारगेट कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी बंदा, तो उसको यहाँ पे इतनी डिटेल समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जो चेक है ये कैसे लिखा जाता है और फ्रॉड से कैसे बचना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चेक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से चला जाता है। ये एक चेक है जी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट का कॉलम है, तो जो भी आप डेट डालें वो जो रूल है वो ये कहता है कि जो चेक है वो पोस्ट डेटेड नहीं होना चाहिए। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि जैसे आज लेट्स से 1 जनवरी 2020 है, तो अगर आप इसके ऊपर 10 जनवरी की डेट डालें तो ये पोस्ट डेटेड चेक कहलाएगा। और अगर ये 1 जनवरी से पहले की डेट है, लेट्स से दिसंबर 2019 की कोई डेट है, तो ये एंटी डेट चेक कहलाएगा। और एंटी डेट चेक जो होते हैं वो बैंक्स में एक्सेप्टेबल होते हैं। चेक की जो लाइफ है वो उसकी डेट से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चेक लिखा जो 1 जनवरी 2020 है, तो ये जाके स्टेल या एक्सपायर्ड चेक कहलाएगा। अब जो लेटेस्ट रूल्स हैं उसका 3 माह के बाद, ठीक है जी। तो आप 3 माह ऐड कर लें। 3 माह के बाद ये चेक जो है ये बैंक इसको एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। और पहले जो ये रूल था ये अप टू 6 मंथ होता था, तो अब ये स्लाइटली इसमें चेंज आ गया। ये 6 मंथ की जगह 3 मंथ्स है। तो अगर आपने चेक को इन कैश 3 मंथ्स में नहीं किया तो ये चेक स्टेल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो एक्ट मैंने आपको 1881 का बताया है, ये ऑब्वियसली गोरे के ज़माने का है। जब ब्रिटिश रूल होता था तो ये उन्होंने इनेक्ट किया था। उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। हम प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ चेक पे करेंगे। तो आपने लेट्स से एग्जांपल आपने डेट डाल ली 1 2020, ठीक है जी। ये आपने डेट डाल ली। इसके बाद अब आपने लेट्स से किसी बंदे को पे करना है और उसका नाम हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं रिजवान, तो आपने इधर रिजवान लिख दिया, ठीक है जी। और ये लेट्स से 1000 रुपये का चेक था, आपने इधर अमाउंट लिख दी और यहाँ पे आपने रुपीज़ जो है वो वर्ड्स में लिखने हैं, तो आपने लिख दिया 1000 ओनली। अब नॉर्मली ये चेक ऐसे लिखा जाता है। ये जो चेक ऐसे अगर लिखा गया है, इसको अगर आप बैंक में लेके जाएंगे तो ये अकाउंट में भी जमा हो सकता है और ये पे भी होगा, मतलब कैश पे ओवर द काउंटर ये कैश भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा रिजवान, ठीक है। अब ये चेक जो है ये कानून के मुताबिक रिजवान को भी दिया जा सकता है और बेरर यानी दुनिया का कोई भी बंदा, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा इसको लेके जाए, बैंक कानूनन बाउंड है उसको इनकैश करने का। ऑल्दो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि बच्चे का मैंने कहा, तो बैंकिंग में तो खैर ये भी कहते हैं कि अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अगर कोई कुत्ता भी गले में डाल के आ जाए तो उसको भी ये इनकैश करने के बाउंड होते हैं। तो वैसे ही है कि स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक अब वो CNIC वगैरह लेते हैं, तो दैट्स अ सेपरेट इशू, बट कानून की रूह से ये कोई भी बंदा इनकैश कर सकता है।
अच्छा जी, यहाँ पे अब ये है कि अगर आपकी इंटेंशन रिजवान को देने की थी तो यहाँ पे आपके साथ जो प्रोबेबल फ्रॉड हो सकता है, ये यहाँ पे कोई बिलाल नाम का बंदा ले सकता है, कोई भी इसको इनकैश कर सकता है। यहाँ पे आपका ज़ाहिर बात है जो भी सिग्नेचर है वो होगा। पीछे साइन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं कि पीछे भी जो अकाउंट होल्डर है वो साइन कर रहा होता है। वो तब ज़रूरत है जब अकाउंट होल्डर ने ये चेक सेल्फ के नाम का बनाया, यहाँ पे रिजवान की जगह सेल्फ लिखा, जो कि मैं आपको लिख भी देता हूँ। तो उस केस में क्या होगा? अच्छा जी, ये अब सेल्फ के नाम का अगर चेक है तो ये भी अगेन ये बंदा जो अकाउंट होल्डर है वो खुद भी कैश कर सकता है और कोई भी बंदा इसको चेक कैश करने का पाबंद है। आपको अगेन पीछे साइन तब करना है जब अकाउंट होल्डर खुद काउंटर पे गया, तो फिर वो 2 सिग्नेचर पीछे रिकॉर्ड हैं। अदरवाइज ये चेक के ऊपर जो बैक पे सिग्नेचर है वो रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ वो करेगा जो एनकैश करवा रहा है। सो 1 सिग्नेचर ऑन द चेक इज़ मोर देन सफिशेंट। ठीक हो गया जी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपने सेल्फ लिखा, ये तो चेक कोई भी ले लेगा, आपने किसी को भी दिया कैश, ये काउंटर में भी जा सकता है, अकाउंट में भी ये इंस्ट्रूमेंट जमा हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई लोग यहाँ पे अगेन लेट्स से मैंने चेक रिजवान को देना था और मैंने यहाँ पे रिजवान, मोहम्मद रिजवान, ये जो भी उसका नाम है, आपने नाम भरा और आपने कहा जी कि एहतियात करते हैं, ये 2 लाइनें इधर लगा दी। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये चेक जो है अगेन ये रिजवान को भी मिल सकता है या ये दुनिया के किसी और बंदे को भी मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रिजवान को या और बेरर को चेक दिया जा सकता है। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा क्रॉसिंग से कि अब ये काउंटर पे पेमेंट नहीं होगी, ये किसी भी अकाउंट में होगी। अब ये 2 लाइनें क्या हैं? ये 2 पैरेलल लाइंस अगर चेक पे लगा दी जाएं तो उसको आम जुबान में क्रॉसिंग बोलते हैं। ये जो क्रॉसिंग आप देख रहे हैं ये कानून के मुताबिक इसको बोलते हैं सिंपल क्रॉसिंग। ठीक है जी, ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये चेक रिजवान के अकाउंट में भी जा सकता है, बिलाल के, तुफैल के, किसी के नाम पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई रिजवान को पेमेंट करना चाह रहा था, वो किसी के अकाउंट में चलेगी, तो लीगली आपके पास कोई राइट नहीं है। आप कहीं बैंक में जाएं, स्टेट बैंक में कंप्लेन करें, आपकी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि लीगली आपने लिखा है पे रिजवान और बेरर, तो ये किसी के पास चला जाए। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग की, जिसमें सबसे पहले आती है पेज अकाउंट। पेज अकाउंट ओनली, ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये जो चेक है ये बेरर तस्वर होगा और ये किसी के अकाउंट में भी जा सकता था। पेज अकाउंट ओनली लिखने के बाद ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। अब ये जो है ये किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता, ये सिर्फ रिजवान के नाम पे ही जाएगा। ठीक है जी। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये कोई भी रिजवान इसको कैश कर सकता है, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप CNIC का नंबर लिख दें, जो भी उसका नंबर है आप वो यहाँ पे नंबर मेंशन कर दें और हर एहतियात ये करें कि बेरर ज़रूर काटें। ये डबल लाइन इस पर आप लगा देंगे तो बेरर कट जाएगा, सिंगल लाइन भी काफ़ी है, ये कटी होनी चाहिए। तो फिर ये चेक जो है ये सिर्फ रिजवान नामी बंदे को मिलेगा। अगर CNIC नंबर लिखा है तो फिर उस CNIC वाले को ही मिलेगा। रिजवान तो दुनिया में बहुत हैं, तो इसका ख्याल रखें, CNIC ज़रूर लिखते हैं। अगर आपकी पार्टी ये कहती है कि हमने कैश नहीं लेना, हमने अकाउंट में पैसे नहीं लेने, और फिर आप एहतियात भी करना चाहते हैं कि आप जिस पार्टी को आपकी इंटेंशन है पे करने की आप उसको पे करें, तो फिर क्या तरीका है? फिर आप ये डबल लाइन नहीं लगाएंगे, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, सिंगल क्रॉसिंग भी नहीं करेंगे, यानी सिंपल क्रॉसिंग भी नहीं और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे पे CNIC नंबर लिख दें तो सबसे बेहतर है, और आगे बेरर काट दें। अब ये दिल चाहे तो अपने अकाउंट में जमा कराए, दिल चाहे तो वो काउंटर पे जाके कैश कर ले, दोनों तरह से बैंकर इसको एंटरटेन करेंगे। यहाँ पे जो एक गलती और की जाती है वो अक्सर अमूमन यहाँ पे चेक्स के ऊपर कैश लिख दिया जाता है। ये टेक्निकली गलत है, ऑल्दो इंस्ट्रूमेंट तो एंटरटेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कैश लिखना दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये ना करें। इस पे हमेशा किसी एंटिटी, लीगल एंटिटी का नाम लिखें या ज्यूरिस्टिक पर्सन का नाम लिखें। ज्यूरिस्टिक पर्सन कोई कंपनी भी हो सकता है, जिसको कानून में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो उसका नाम लिखें, किसी कंपनी का नाम लिखें या किसी बंदे का नाम लिखें, तो वो बेहतर है। यानी ये लिखने का मतलब है कि आप बैंकर को कह रहे हैं कि कैश को पे करो, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। चूंकि ये ओपन होता है तो वो किसी को भी दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट ये लोगों को फ़र्क नहीं पता था, इसका ख्याल करें। यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं आप कि मुझे दो, या जिस बंदे को, जैसे मैंने आपको बताया रिजवान, CNIC नंबर और बेरर काट दें तो फिर उसी को मिलेगा। बेरर खुला रहेगा तो किसी को भी मिलेगा। ठीक है जी।
और जो आपको थोड़ी सी क्रॉसिंग के बारे में थोड़ी सी मज़ीद डिटेल जो है वो मैं आपको और दे देता हूँ। क्रॉसिंग्स होती हैं जी, ये सिंपल क्रॉसिंग है जो मैंने इधर बनाई थी। अगर चेक पे ये बनी होगी, फॉर एग्जांपल ये आपका चेक था, ये क्रॉसिंग लगी होगी, तो ये सिंपल क्रॉसिंग है, इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें बाज़ दफ़ा ये एंड को लिखा जाता है। इवन देन इंस्ट्रूमेंट नीचे अगर आपने रिजवान ही लिखा है तो ये रिजवान या किसी भी बंदे को दी जा सकती है, अनलेस वो बेरर आपने ना काटा हो। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट था और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सबसे अच्छी जो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है वो ये होती है कि आप इसके ऊपर पेज अकाउंट ओनली लिख दें। इसके बाद ये चेक किसी के पास नहीं जा सकता और बेरर को भी एहतियातन काट दें। वैसे ना भी काटें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद फ्रॉड से बचने के लिए अगर आप कोई ख़ास तौर पे बड़ी पेमेंट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपने बिल्कुल जो अमाउंट है वो कई लोग कैसे लिख देते हैं कि वो यहाँ पे नहीं लिखते, वो यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। अब फ्रॉडस्टर के लिए बहुत आसान है कि वो यहाँ पे ये कर ले। तो अमाउंट देखें जी, ये 1000 से 1,11,000 होगी, तो आपने फ्रॉड करने का उसको मौका दे दिया। तो लिहाजा यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जहाँ पे ये PKR ये कुछ लिखा हो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करें, यानी फ्रॉडस्टर्स, और यहाँ एक लाइन ज़रूर लगाएं ताकि पता लग जाएगा कि अमाउंट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ बंद हो रही है। और इसी तरह यहाँ पे भी लोग गलती ये कर जाते हैं कि यहाँ पे करके लिख देते हैं 1000 ओनली। ठीक है जी, ये गलती भी ना करें, हमेशा यहाँ से शुरू करें 1000 ओनली और इसको यहाँ पे ऐसे ब्लैंक कर दें। हमेशा इंस्ट्रूमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, अमाउंट को ये करें। और अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आप इसके ऊपर एक प्लेन स्कॉच टेप भी लगा सकते हैं। स्कॉच टेप लें, इसके ऊपर अमाउंट पे लगा दें, पार्टी के ऊपर जहाँ पेमेंट कर रहे हैं वहाँ लगा दें और इस अमाउंट पे लगा दें। इससे क्या होगा कि टेम्परिंग करना चेक के ऊपर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी। एक और चीज़ जो आउटडेटेड पाकिस्तान में कम अज़ कम हो चुकी है, कानून में तो अभी भी वो ज़िंदा है, वो इंडोर्समेंट्स हैं। मैं इंडोर्समेंट को ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आउटडेटेड चीज़ है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन लोगों को बता रहा हूँ कि पुराने ज़माने में ये कानून के मुताबिक अगर यहाँ पे मोहम्मद रिजवान लिखा होता था तो वो रिजवान साहब यहाँ पे साइन करके ये किसी थर्ड पार्टी को भी इंस्ट्रूमेंट दे सकते थे, क्योंकि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो फिर आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता जाता था। ये लीगल चीज़ें हैं, मैं इनको टच नहीं करना चाहता, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आम बंदे के नॉलेज के लिए ये चीज़ें नहीं है। मेरा कंसर्न यहाँ पे लोगों को सिर्फ फ्रॉड से बचाना है ताकि लोगों का जो हार्ड एंड मनी है वो फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो ना ले जा सकें। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली हैं वो आपको बता दी है कि पीछे जो है वो चेक पे सिग्नेचर जो है वो जो काउंटर पे पेमेंट ले रहा है सिर्फ उसको करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक साइन ही करें, यहाँ पे करें, आपका साइन जो है वो सिर्फ मैच होना चाहिए बैंक के साथ। सो आपको एक सिग्नेचर की ज़रूरत है जी। तो नाज़रीन, आपने प्रैक्टिकली देखा कि चेक लिखने के क्या तरीके हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन चीज़ों को कवर किया जाए। अलबत्ता ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे कि आप फील भी कर रहे होंगे, बट वीडियो को मिनिमम टाइम फ्रेम में रखते हुए हमने इसको थोड़ा सा जितना मिनिमाइज़ कर सकें वो किया है। अच्छा, यहाँ भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट की होगी कि अगर आप कोई भी ऐसे टॉपिक्स जो बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आप कवर कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें। अलबत्ता आने वाली वीडियो में मैं आपको जो अकाउंट खोलने का तरीका है बैंक्स के अंदर पाकिस्तान में, उसके बारे में आपको गाइड ज़रूर दूंगा। और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। हालांकि ये चीज़ें लॉयर्स को और बैंकर्स को और फाइनेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं, बट स्टूडेंट लाइफ में इतनी डिटेल नहीं दी जाती, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इन फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को वो खो बैठते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो सकेगी। जाने से पहले चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के काम आएगी। सो थैंक यू।